वेलकम टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एजेंट टू एडवाइजर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एकेडमी की ट्रेनिंग सेशंस में। एंड आपके जो सपने हैं वही हमारे लक्ष्य भी हैं। आप हमारी वेबसाइट www.rising-advisors-academy.in पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां पे रजिस्टर करके आपको वेरियस कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारा जो मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विस की नॉलेज से इक्विप करना है, ताकि इस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे हम रोक सके या कम कर सके। हमारा जो मिशन है वो 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छी स्किल्स एंड टूल्स के साथ इक्विप करना है, ताकि उनकी जो इनकम है 1 लाख से अधिक हो प्रति माह। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, जो हमारी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी हमारे वर्क के प्रति है, कमिटमेंट हमारा लर्निंग ग्रोथ और सक्सेस के प्रति है, एक्सेलेंस हमारा नॉलेज सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए, और ट्रस्ट वर्दीनेस हमारे क्लाइंट की जो भी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी ड्यूटीज के प्रति रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो हम हर इनोवेशन को, हर आधुनिकता को एक्सेप्ट करेंगे और सक्सेस के प्रति, सफलता के प्रति अपने कदम बढ़ाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो सेशन है एजुकेशन पर्पज से है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, IC38 के चैप्टर 4 की ओर, लाइफ पार्ट के चैप्टर 4 की ओर हम बढ़ गए हैं, जो है जीवन उत्पाद गैर पारंपरिक, है ना। इससे पहले हमने चैप्टर 3 में लर्न किए थे पारंपरिक बीमा उत्पाद। आज हम गैर पारंपरिक बीमा उत्पाद के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप भी बोले जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा। सो गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पादों की खास जानकारी ये जरूर सीखना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी यूलिप्स ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, और मैं खुद सहमत हूँ कि कन्वेंशनल प्लान्स तो हमारे पास, यानी पारंपरिक प्रोडक्ट्स तो हमारे पास होने ही चाहिए, लेकिन हमारा कुछ पार्ट नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को ये बीट करते हैं। सो गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद की मकसद और जरूरत क्या है, कि पिछले अध्याय में हमने पारंपरिक बीमा उत्पादों के बारे में देखा, जिसमें बचत के तत्व भी शामिल थे, ना। लेकिन लोग वित्तीय बाजार में मौजूद अन्य संपत्तियों या एसेट की तुलना में पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों की रिटर्न की दर प्रदान करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। उनको रिटर्न जो है वो कम लगता है कन्वेंशनल प्लान्स में या पारंपरिक प्लान में। तो उन्होंने लाभों और प्रीमियमों के एकल पैकेज के रूप में बनाए जाने के तरीकों पर भी कई सवाल उठाए। ठीक है, तो गैर पारंपरिक पॉलिसियों की विशेषता क्या है? तो जीवन बीमा कंपनियां कुछ अभिनव विशेषताओं के साथ पॉलिसियां डिजाइन करने लगी है। इनमें से कुछ जानकारी नीचे है, जैसे कि निवेश के लाभों के साथ सीधा लिंक। निवेश के लाभ प्राप्त करने की कोशिश में पूंजी बाजार से सीधा लिंक रखने वाली पॉलिसियां डिजाइन की गई है, जिसमें मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके, या तो आप अपना डिमेट अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, या तो आप यूलिप प्रोडक्ट्स ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो। इससे क्या होगा, देखो, डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे, जैसे अभी मार्केट बहुत गिर रहा है ना, तो जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नुकसान, अच्छे भले लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखोगे तो अभी म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप रिटर्न दे रहे हैं। अभी उनका भी ये पिछले 6 महीने या 1 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे समय पे मार्केट से क्विट करना चाहिए। हमें पेशेंस रख के अगर लॉन्ग टाइम का व्यू रखें तो हमें रिटर्न अच्छे भी मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ती है ऐसे समय में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स LIC के भी डिजाइन किए हुए हैं, जो हम आगे की ट्रेनिंग्स में सीखेंगे। तो ऐसे निवेश लाभों के साथ सीधा लिंक करते हैं। ऐसी पॉलिसियां जो मुद्रास्फीति को मात दे सकती हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की दरें आप देखो तो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है। लेकिन आप देखो, असलियत उठा के देखो तो एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% के आसपास है। मेडिकल इन्फ्लेशन 15%, 10 से 15% है, और बाकी सारी चीजें जो हम यूज करते हैं वो भी 10 से 15% बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम पारंपरिक या बैंक FD कर रहे हैं जो हमें 6% रिटर्न दे रही हैं, तो वो एक्चुअली हम नुकसान में है। हम क्या उठा रहे हैं?
नुकसान उठा रहे हैं, 4 या 5 या 10% का नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही, वो हमारी बचत को खाती जा रही है। लेकिन कस्टमर ये चीज़ें नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता क्योंकि हम उसे समझाते ही नहीं हैं, है ना? तो ये जो पॉलिसियाँ हैं, जैसे अभी देखो निवेश प्लस देखो 14%, 14 से 15% का रिटर्न है। इंडेक्स फंड देखो पिछले 20 सालों का रिटर्न, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 20 सालों का रिटर्न 13-14% का रिटर्न है। यानी समझो 10% महंगाई बाद करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं, नुकसान में नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखें। ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी पॉलिसियां जो हैं, यूनिट लिंक पॉलिसियां या गैर पारंपरिक पॉलिसियां क्या हैं, ये इन्फ्लेशन को बीट करती हैं। सो बदलाव का कारण था कि बीमा कंपनियां यह सोचने लगी थी कि जीवन बीमा पॉलिसियां मुद्रास्फीति को मात नहीं दे सकती, तो इन्हें कम से कम बराबरी जरूर करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए पारंपरिक प्लान नहीं खरीदने, हमें 50-50 करना चाहिए। 50-50 इन्वेस्टमेंट हमारा, 50% इन्वेस्टमेंट पारंपरिक में होना चाहिए, 50% यूलिप्स में होना चाहिए। अब ये जो पॉलिसियाँ हैं, लचीली पॉलिसियाँ हैं। लचीली पॉलिसियाँ यानी इसमें कस्टमर अपना प्रीमियम की रकम, मृत्यु के लाभ की रकम और अपनी पसंद का नकद मूल्य तय करने की सीमाओं की अनुमति देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समर्पण मूल्य, यानी इन पॉलिसियों में देखो, अभी एलआईसी की जो ऐसी पॉलिसीज़ है उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद आप जब भी सरेंडर करते हैं तो जो भी आपका फंड वैल्यू है ना? जो भी आपका फंड वैल्यू है, जितना ग्रोथ दिया है, वो आपका सरेंडर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कस्टमर को लॉस नहीं देता। कन्वेंशनल प्लान्स कैसे हैं, अगर आप उनको सरेंडर करने जाओगे तो आपको लॉस होगा। उस पे लोन लेना बेटर है। लोन लेना इसीलिए बेटर है क्योंकि एक तो वो सामने इंश्योरेंस ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं कम कीमत में। इनमें जो इंश्योरेंस है वो पेड प्रीमियम का 10 गुना ही होता है। जबकि उसमें इंश्योरेंस ज़्यादा होता है, तो उन पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए, उन पे लोन लेनी चाहिए। और ऐसी पॉलिसियों के पास आपको सरेंडर या पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन भी रहता है ना? तो लॉस नहीं जाता। तो इसीलिए भी ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये पॉलिसियाँ दिन-ब-दिन काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही हैं, ठीक है? अ, ऐसे ही उत्पाद, ये हिस्ट्री जो है गैर पारंपरिक बीमा पॉलिसियों की हिस्ट्री में 2 चीज़ें आती हैं, एक यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। दोनों अलग-अलग जगह पे शुरू हुई थी, करंटली भारत में नहीं बिक रही हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस या यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस बिकता है? तो नहीं बिकता है, ठीक है? तो यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी कब आई थी? 1979 में, 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में शुरू हुई थी, है ना? और काफ़ी ही लोकप्रिय हुई थी। इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें लचीला प्रीमियम यानी फ्लेक्सिबल प्रीमियम था, फ्लेक्सिबल अंकित मूल्य था और मृत्यु के लाभ की रकम भी शामिल थी। पारंपरिक पॉलिसियों के विपरीत, जहाँ पे अनुबंध को चालू रखने के लिए समय-समय पर निर्धारित प्रीमियमों को भुगतान करना होता है, यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसियाँ पॉलिसी धारकों को प्रीमियम की रकम तय करने की अनुमति देती थी, जो वह कवरेज के लिए भुगतान करना चाहते थे या चाहती थी। ठीक है? अब आते हैं वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, है ना? वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। ये भी आजीवन पॉलिसी है। होल लाइफ पॉलिसी थी, जहां मृत्यु लाभ और पॉलिसी का नकद मूल्य एक ऐसे खास निवेश खाते में निवेश की परफॉर्मेंस के अनुसार बदलता रहता था, जिनमें प्रीमियम जमा होते थे। अब ये दोनों ही प्रकार की पॉलिसियां डिजाइन करना या बेचना बंद कर दिया गया है। दोनों को वेरिएबल बीमा उत्पाद कहा जाता था। 2019 से और आईआरडी डीए के विनिमय 2019 के जारी होने के बाद भारत में इन्हें डिजाइन करना और बेचना मंजूर नहीं है ना? इसे नहीं सेल किया जाता। हमारे यहाँ क्या बिकता है? यूनिट लिंक्ड बीमा, यूलिप जिसको बोलते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, तो यूनिट लिंक प्लान, जिन्हें यूलिप भी कहा जाता है, 1960 में कहाँ आए थे? ब्रिटेन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में शुरू किए गए थे। आज ये सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण उत्पाद बनकर उभरे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों ये इम्पोर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, है ना? तो पारंपरिक प्लान की जगह ये, और बिलीव मी, इस साल मैंने जो सेलिंग की है ना, 50% मैंने यूलिप सेल की है। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि महँगाई बढ़ती जा रही है। हम एज़ अ एजेंट भले कम कमाएँ, यूलिप्स में कमीशन कम होता है, लेकिन
हमारे कस्टमर को उसकी फ्यूचर में पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो महँगाई को बीट नहीं कर पाएगा। तो मैं मिक्सचर ऑफ बोथ, एक गारंटीड इनकम प्लान और यूनिट लिंक प्लान, दोनों का मिक्सचर बना के, कॉम्बिनेशन बना के सेल करती हूँ। यूनिट लिंक पॉलिसियां पारंपरिक उत्पादों की सीमा को तोड़ने में मदद करती हैं, या पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम दो प्रमुख हिस्से में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा जिसका इस्तेमाल बीमा कवर देने के लिए किया जाता है, जिसको मोर्टेलिटी रेट्स भी बोला जाता है ना। और दूसरा हिस्सा जैसे बीमा धारक द्वारा चुने गए फंड में निवेश किया जाता है। ये फंड कौन कौन से होते हैं आगे मैं बताती हूँ आपको। ऐसे अनुबंधों के तहत मिलने वाले लाभ पूरी तरह से या आंशिक रूप से उस तारीख को पॉलिसी धारक के खाते में जमा हुए यूनिट के मूल्य के आधार पर तय होते हैं जब प्रीमियम देय होता है। कई बाजारों में इन पॉलिसियों को एक संलग्न बीमा घटक के साथ निवेश के साथ साधनों के रूप में दिखाया और बेचा जाता है। जिस बंडल की जाने वाली पारंपरिक बचत पॉलिसियों के विपरीत यूनिट लिंक अनुबंध बिना बंडल वाले होते हैं, यानी इनको अनबंडलिंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शक होते हैं। इसमें पारदर्शक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बीमा की रकम कितनी है, यानी बीमा का दर, यानी मोर्टेलिटी चार्ज कितना जा रहा है, खर्च कितना है, एक्सपेंस भी होता है तो खर्च कितना, जैसे पीएससी पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस होते हैं, वो कितना जाता है, और उसके बाद अमाउंट जो बढ़ता है वो आपका इन्वेस्ट किया जाता है। तो जोखिम और जीवन बीमा में प्रीमियम का ब्यौरा कैसा रहता है यूलिप में? तो यूलिप में जो कुल प्रीमियम है वो उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है खर्च, यानी एक्सपेंस, जैसे पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, ठीक है? सेकंड है मर्त्यता, यानी जिसको मोर्टेलिटी चार्जेस, यानी बीमे के पार्ट के लिए, जैसे टर्म प्लान के लिए एक रेट होता है। तो जैसे अगर 25 ईयर एज है किसी क्लाइंट की, तो पर थाउजेंड 1.23 रुपीज, पर थाउजेंड 1.23 रुपीज चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस के लिए। यानी 1 लाख की अमाउंट पे 123 रुपए जा रहा है। तो अगर 10 लाख की बीमा की रकम है तो पूरे साल का 1230 रुपए के आसपास जाएगा। 10 लाख रुपीज के लिए सस्ता है, महंगा नहीं है ना? तो वो चार्जेस जाते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसको निवेश बोला जाता है, ठीक है? तो वो आपका इन्वेस्ट होता है आपके फंड्स में, जो भी फंड आप सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो फंड निवेश है उसमें यूनिट कैसे आते हैं? तो हर फंड का एक एनएवी होता है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी-कभी पूछा जाता है। नेट एसेट वैल्यू। जैसे करंटली आप देखो तो निवेश प्लस में 20 रुपए 28 पैसे चल रहा है ना? इंडेक्स प्लस में 10 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ये एनएवी है। तो जितना भी अमाउंट बचा उसको इस एनएवी से डिवाइड कर दिया जाता है। चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपए मान के चलते हैं, मैंने 4000 महीने से पॉलिसी खरीदी। सपोज खर्चा और जो भी मोर्टेलिटी चार्जेस है वो माइनस करके 3800 3,800 रुपीज बचे, और एनएवी चल रहा है 10 रुपए। तो 3,800 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, यानी 380 यूनिट्स, 380 यूनिट मेरे पॉलिसी में क्रेडिट होंगे। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, एनएवी बढ़ता जाएगा, तो मेरे इन जो यूनिट्स की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार से ये प्लान करते हैं। तो प्रीमियम से खर्चों या शुल्कों को घटाने के बाद खाते और आय की बाकी बची रकम को यूनिटों में निवेश किया जाता है। अब ये यूनिट का मूल्य, तो यूनिट का मूल्य एक नियम या फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाता है जो पहले से निर्धारित होता है, जिसे नेट एसेट वैल्यू एनएवी कहा जाता है, ठीक है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अलग-अलग लोग एक ही देय लाभ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू फंड के एसेट का बाजार मूल्य डिवाइडेड बाय फंड के यूनिटों की संख्या, है ना? यानी फंड के एसेट का बाजार बाजार मूल्य, यानी इस फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कंपनी ने कितना किया ठीक है? डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स अवेलेबल है ना? तो वो उस फंड की नेट एसेट वैल्यू होगी। तो रोज ही, हर रोज ऑडिट होगा। एलआईसी ऑफ इंडिया में डेली ऑडिट होता है इस चीज का, और डेली एनएवी डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है?
इस प्रकार पॉलिसी धारक के लाभ जीवन बीमा कंपनी के अनुमानों पर निर्भर नहीं करते हैं। यूनिट लिंक पॉलिसियां पॉलिसी धारक को विभिन्न प्रकार के फंड के बीच अपनी पसंद करने विकल्प की अनुमति देती है और हर फंड में पोर्टफोलियो का एक मिश्रण होता है। निवेशक डेब्ट डेब्ट यानी जिसको ऋण, बैलेंस्ड और इक्विटी फंडों के व्यापक विकल्पों के बीच में से चुनना होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? तो सबसे पहले इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड पैसे का अधिकांश हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े उपकरणों में इन्वेस्ट होता है, यानी शेयर्स में। जैसे मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। तो ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से जो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। हमें नहीं देखना किसमें कर रही है, हमें सिर्फ फंड सेलेक्ट करना है। जैसे ग्रोथ फंड है वो मोस्टली इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। दैट डेब्ट फंड यह फंड पैसों का अधिकांश हिस्सा सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, सो फंड का अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट आदि में निवेश करता है ना। तो ये जी सेक के अकॉर्डिंग रिटर्न देती है। जी सेक करंटली 6.8% के आसपास है या 6.7% के आसपास है। तो जी सेक के अकॉर्डिंग इनका रिटर्न होता है डेब्ट फंड का। बैलेंस फंड में इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिश्रण होता है। ज्यादातर लोग बैलेंस में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं अगर उनका इन्वेस्टमेंट 4 या 5 साल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो वो लोग इक्विटी फंड या ग्रोथ फंड के साथ जाते हैं। ठीक है। देन मनी मार्केट फंड में ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर आदि में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि मनी मार्केट क्या होता है। अब जैसे कोई कंपनी है या कोई कंपनी है, वो किसी से 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पैसा उधार मांगती है, तो वो मनी मार्केट फंड है। ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जो उधार, तो वहां पे भी इन्वेस्ट, आप लोगों को पता है रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी, धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी है, वो आज दुनिया में नहीं होती अगर एलआईसी ऑफ इंडिया नहीं होता। भले रिलायंस का खुद का इंश्योरेंस बिजनेस है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडिया का जामनगर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट रखा था, तो उन्होंने आरबीआई के पास गए, आरबीआई वालों ने वर्ल्ड बैंक के पास भेजा, वर्ल्ड बैंक ने भी वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद किसी ने बोला कि आप एलआईसी ऑफ इंडिया के पास जाइए, और एलआईसी ऑफ इंडिया ने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। तभी जाके आज रिलायंस कंपनी, जो जामनगर की रिफाइनरी कंपनी है, वो आज वर्किंग कंडीशन में है। तो सोचो हम क्या चीज हैं। ओके। सो अगर एक या अधिक फंडों की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं पाई जाती, तो एक प्रकार के फंड से दूसरे प्रकार के फंड में जाने का प्रावधान भी होता है। हम इसको स्विचिंग बोलते हैं। एक फंड से दूसरे फंड में जाने के लिए स्विचिंग ऑप्शन होता है। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट जब बहुत ऊपर चला गया हो तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या सेफ फंड में चले जाते हैं। तो ग्रोथ फंड से हम डेब्ट फंड में जा सकते हैं या बैलेंस फंड में जा सकते हैं। ठीक है। और जब मार्केट बहुत गिर गया है, तब हम फिर से स्विच कर सकते हैं ग्रोथ फंड में, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। तो यूलिप पॉलिसियों की कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे कि यूनिट में बांटना। तो यूलिप पॉलिसियों के तहत लाभ पॉलिसी धारक के खाते में क्रेडिट होने वाली यूनिटों की संख्या के आधार पर उस तारीख को तय किए जाते हैं जब उसके दावा का भुगतान करने की तारीख आती है। किसी निवेश फंड को कई बार हिस्सों में बांटकर यूनिट बनाया जाता है। पारदर्शी संरचना। तो यूलिप में बीमा कवर के शुल्कों खर्चों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता। प्रीमियम में से इन शुल्कों को घटाया जाता है और बची रकम को आय के यूनिटों के में निवेश किया जाता है। मूल्य निर्धारण। तो यूलिप के तहत बीमा धारक प्रीमियम की राशि तय करता है, जिसका योगदान या नियमित अंतरालों पर कर सकता है या एक साथ भी सिंगल प्रीमियम में भी हो सकता है। सभी जीवन बीमा पॉलिसियों में शुरुआती खर्च बहुत अधिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पारंपरिक पॉलिसियों में इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो प्रीमियम शुल्क लिया जाता है, उसे पॉलिसी की पूरी अवधि में बांट दिया जाता है, इसलिए कम लगता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ज्यादा लगेगा। यूलिप में के मामले में इन खर्चों को प्रारंभिक प्रीमियम से ही काट लिया जाता है, जिससे निवेश के लिए आवंटित होने वाली रकम काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि अनुबंध के शुरुआती वर्षों में प्रीमियम भुगतान के मुकाबले निवेश बहुत कम होता है, और यह प्रीमियम भुगतानों की रकम से भी कम हो जाता है। मृत्यु लाभ।
तो पारंपरिक पॉलिसियों के विपरीत यूलिप पॉलिसियों में मृत्यु लाभ की रकम प्रीमियम भुगतान के गुणन में होती है। जैसे आप इंडेक्स प्लस है या निवेश प्लस है या पेंशन प्लस में इन्वेस्ट करते हैं, तो रेगुलर प्रीमियम में ये 7 टाइम्स है, अगर 50 अबोव एज है। उससे बिलो है तो 10 टाइम्स, जितना आप इन्वेस्ट करें उसका 10 गुना इंश्योरेंस मिलता है। सो पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु होने के मामले में लाभार्थियों को अधिकतम बीमा राशि या फंड वैल्यू, यानी यूनिट मूल्य का गुणा यूनिटों की संख्या, फंड वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा हो वो नॉमिनी को पे की जाती है। निवेश का जोखिम उठाना, तो यूनिटों का मूल्य जीवन बीमा कंपनी के निवेशों के मूल्य पर निर्भर करता है, जो गारंटेड नहीं होते, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अगर लॉन्ग टाइम व्यू है तो बेटर रिटर्न देते हैं, क्योंकि अगर मैंने देखा है मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, पुराने से पुराना मनी फंड फंड जो है एलआईसी का, अगर उसका 20 साल होने हैं, 20 साल में भी उसका रिटर्न मोर देन 11% है। सो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुरे नहीं है। तो जीवन बीमा कंपनी यूनिटों के मूल्य को लेकर कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन उससे पोर्टफोलियो का कुशलता से प्रबंधन करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन एक चीज याद रखें कि निवेश का जोखिम पॉलिसी धारक या यूनिट धारक को ही उठाना पड़ता है। ऐसे प्लान्स में, यूलिप्स में, गैर पारंपरिक बीमा योजना में इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरा रिस्क, प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी पॉलिसी धारक की रहती है, कंपनी की नहीं रहती। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।